हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे टाइम ट्रैवल के कॉन्सेप्ट पे कि क्या वेदों में टाइम ट्रैवल का जिक्र है, और यदि है तो क्या वो आधुनिक विज्ञान से मेल खाता है। तो चलिए वीडियो में बिना देरी के शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं वेदों में काल चक्र का कॉन्सेप्ट। दोस्तों, काल चक्र का मतलब होता है कि हर ग्रह पे, हर ब्रह्मांड में अलग अलग काल होता है और काल की गति होती है। वेदों में कहा गया है कि हर ग्रह पे काल की गति एक समान नहीं होती है, और इसे हम काल चक्र का कॉन्सेप्ट कहते हैं। इसके अलावा भागवत पुराण में काकोदमी और रेवती की भी कथा है। काकोदमी जो है वो रेवती के पिता हैं, और रेवती जो है वो बलराम की पत्नी है। बलराम शेषनाग के अवतार हैं, जो भगवान श्री कृष्ण के साथ धरती पर आए थे दुष्टों के संहार के लिए। भगवान श्री कृष्ण और बलराम आए थे, एक साथ अवतार लिए थे दुष्टों के विनाश के लिए। भगवान श्री कृष्ण नारायण के अवतार है और बलराम शेषनाग के। तो जो काकोदमी और रेवती की कथा है उसके अनुसार वह किसी और लोक में गए और उस लोक से धरती पर आए, तो उन्होंने एक अंतर पाया, और वो अंतर था काल का, समय का। तो विद्वान इसे भी टाइम ट्रैवल से जोड़ते हैं, लेकिन ये पूरी आज के टाइम ट्रैवल की तरह नहीं है, जैसा कि आज के मॉडर्न साइंस में टाइम ट्रैवल की डिफिनीशन है। उसके अनुसार ये नहीं है, ये थोड़ा सा अलग है। इसमें पूरी तरीके से टाइम ट्रैवल के कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं बताया गया। तो चलिए समझते हैं आधुनिक विज्ञान का टाइम ट्रैवल है क्या। आधुनिक विज्ञान का जो टाइम ट्रैवल है वो गति पे और गुरुत्वाकर्षण पे निर्भर है। गुरुत्वाकर्षण प्रबल भी हो सकता है और दुर्बल भी हो सकता है। तो ये प्रबल और दुर्बल गुरुत्वाकर्षण की वजह से टाइम अलग अलग हमें दिखता है। ब्रह्मांड के हर कोने में, हर ग्रह पे अलग अलग दिखता है। और गति, समय की गति हो वह गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है। तो जो भागवत पुराण में काकोदमी और रेवती की कथा है उसमें गुरुत्वाकर्षण का जिक्र नहीं है, उसमें काल की गति का जिक्र है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण का जिक्र नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि ये मॉडर्न साइंस के टाइम ट्रैवल से अलग है। टाइम ट्रैवल के अनुसार हम अतीत में नहीं जा सकते, भूतकाल में नहीं जा सकते, हम भविष्य में जा सकते हैं। इसके लिए हमें स्पीड इंक्रीज करना पड़ेगा, स्पीड इंक्रीज करके हमें मेंटेन करना पड़ेगा, तभी हम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। ये रिलेटिविटी के कॉन्सेप्ट से मेल खाता है। रिलेटिविटी यानी कि सापेक्षता के सिद्धांत से, जो कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था 1905 में। इसी के अनुसार, इसी के बेस पे टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट आया था।
चौथा बात है दोस्तों कि वेदों में सापेक्षता और काल चक्र का सिद्धांत है। काल चक्र का सिद्धांत हमने पहले ही बात कर दी कि काल के गति का असमान होना हर ग्रह पे, उसे हम काल चक्र कहते हैं। और सापेक्षता का सिद्धांत का भी इसमें व्याख्या है। इसके अनुसार सापेक्षता का सिद्धांत के अनुसार सभी चीजें एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जुड़ाव या एक दूसरे का बंधन ही सापेक्षता का सिद्धांत कहलाया गया। यानी कि बंधन को हम कह सकते हैं कि बंधन सभी चीजों को जोड़ता है, संसार के हर वस्तु को दूसरे वस्तु के साथ जोड़ता है। और एक चीज पे यदि कुछ प्रभाव पड़ा तो दूसरा चीज भी उससे प्रभावित होगा। ये है सापेक्षता का सिद्धांत। और रिलेटिविटी का भी सिद्धांत यही है। बस जो रिलेटिविटी का सिद्धांत है आज के मॉडर्न साइंस में, उसमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और ट्रांसफॉर्मेशन की भी बातें हैं। ट्रांसफॉर्मेशन की भी बात है, साथ में स्पीड की बात है, जिससे कि इफेक्ट को मेंटेन कर सकते हैं, चाहे वो टाइम का इफेक्ट हो या किसी वस्तु विशेष का इफेक्ट हो, यानी कि स्पेस का इफेक्ट हो या टाइम का इफेक्ट हो, उसे मेंटेन कर सकते हैं स्पीड के माध्यम से, जो कि वेदों में इसका जिक्र नहीं मिलता है। तो कह सकते हैं कि वेदों का जो सापेक्षता का सिद्धांत है और मॉडर्न साइंस का जो रिलेटिविटी है, इन दोनों में भी कुछ डिफरेंसेस हैं। लेकिन वेदों में सापेक्षता शब्द का जिक्र है। और बाद में नागार्जुन, जो कि भौतिक और रस शास्त्र के महान ज्ञाता माने जाते हैं, रस शास्त्र जिसमें पारे के प्रयोग और धातुओं के प्रयोग और भी कुछ तत्व उनके प्रयोग से औषधियाँ बनती हैं और भी जितने भी काम होता है केमिस्ट्री के माध्यम से, तत्वों के माध्यम से, उस काम को हम करते थे प्राचीन जमाने में, जिसे हम रस शास्त्र कहते हैं। और भौतिक आप सभी समझते होंगे कि सांसारिक दुनिया में कैसे चीज़ें परिवर्तित हो रही है, उस कारण का पता लगाना भौतिक कहलाता है। तो नागार्जुन जो थे वो भौतिक और रसशास्त्र दोनों के ही महान ज्ञाता थे। उन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत का वर्णन किया था, जिसमें उन्होंने बंधन की बात की थी, प्रभाव की बात की थी, और उसी प्रभाव का हमने यहाँ पे जिक्र किया है। प्रभाव यानी कि इफेक्ट, और इफेक्ट की बात एल्बर्ट आइंस्टीन ने भी की थी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नाम का आप एक थ्योरी पढ़े होंगे, जिसमें फोटोन टकराता है। सोलर एनर्जी जो देखते हैं आप छत पे, तो वहाँ पे फोटोन आता है और वो इलेक्ट्रॉन के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जिससे बिजली बनती है। तो ये प्रभाव के कारण ही होता है, इफेक्ट के कारण होता है। और इफेक्ट रिलेटिविटी से मेल खाता है। हमने समझा दिया यहाँ पे कि कैसे स्पेस टाइम में कुछ भी इफेक्ट होता है तो उसे हम मेंटेन कर सकते हैं स्पीड के माध्यम से। और नागार्जुन ने भी बंधन की बात की थी, यानी कि सभी चीज़ें एक दूसरे से बंधी हुई है और कोई भी चीज़ निरपेक्ष नहीं है, अपने आप में निरपेक्ष नहीं हो सकता, यानी कि खुद पे ही हमेशा सिर्फ डिपेंडेंट नहीं हो सकता, वह बाकी चीज़ों पे भी डिपेंडेंट होकर ही निरपेक्ष बनते हैं। यदि कोई चीज़ें निर्भर बन रहा है खुद से ही, तो बाकी चीज़ों पे डिपेंड होके ही निर्भर दिख रहा है हम लोगों को। तो ये भी कॉन्सेप्ट है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, जिसमें मैंने पहले वेदों के काल चक्र के बारे में बात की, फिर भागवत पुराण में काकोदमी और रेवती की कथा की बात की, फिर टाइम ट्रेवल का कॉन्सेप्ट क्या है उसके बारे में बात की, वेदों में सापेक्षता और काल चक्र का सिद्धांत क्या है उसके बारे में बात की, फिर अल्बर्ट आइंस्टीन के रिलेटिविटी या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या स्पेस टाइम इफेक्ट के बारे में बात की, फिर नागार्जुन के बंधन, प्रभाव, निरपेक्ष और सापेक्ष नागार्जुन के अनुसार क्या था उसके बारे में बात की,
तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को शेयर कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँच पाए। लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में कहिए कि वीडियो कैसा रहा। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।